चलिए, खराब मॉनसून की आशंका है। इराक में जो स्थितियां बन रही हैं उससे कच्चे तेल की कीमतों में इजाफे की भी आशंका है। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार भी नहीं चाहती है कि अच्छे दिन का जो वादा किया था वो बुरे दिन में तब्दील हो जाए, इसलिए लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है। लेकिन महंगाई का मुद्दा जो है लगातार विपक्ष उठा रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार जो है कुर्सी पर काबिज हुई थी महंगाई के मुद्दे पर, लेकिन अब महंगाई को लेकर ही मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है। प्याज से लेकर आलू के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही महंगाई दर भी लगातार बढ़ रही है। अच्छे दिनों के वादे के साथ केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई मोदी सरकार ने अभी 1 महीना ही पूरा किया है। शुरुआती 1 महीने का समय किसी भी सरकार के लिए जीत की खुमारी का वक्त होता है, लेकिन मोदी सरकार 1 महीने के अंदर ही अपनी सबसे मुश्किल चुनौती का सामना कर रही है। महंगाई से मुक्ति दिलाने का वादा करके दिल्ली की कुर्सी पर कब्जा करने वाले मोदी के लिए महंगाई ही सबसे बड़ा सिरदर्द बन गई है। देश में सरकारें गिराने और बनाने की हैसियत रखने वाला प्याज एक बार फिर आम लोगों के आंसू निकालने पर आमद आए। बीते 1 हफ्ते में प्याज की कीमतें 5 से 7 रुपए बढ़कर 20 रुपए के पार चली गई। 50 रुपए क्विंटल जो प्याज जा रही है उसमें किसानों को कुछ नहीं मिल रहा बराबर। वो कारपेट और बारिश की वजह से सब किसानों का प्याज खराब हो गया है। तब भी वो 50 रुपए क्विंटल खरीद रहे सरकार, व्यापारी भी खरीद रहे। आज वही प्याज 1 महीने के बाद वही प्याज 1500 तो 1200 तो 1500 के रेट में आज व्यापारी बेच रहे, तो उसमें किसानों को 1 रुपए भी नहीं मिल रहा। प्याज की बढ़ती कीमतों का असर लोगों के बजट पर अभी से दिखने लगा है। अच्छे दिनों की उम्मीद लगाए बैठे लोग बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। आम गृहिणी का बजट तो पूरा बिगड़ने वाला है, क्योंकि टैक्स के बिना तो होता ही नहीं है, घर चलता ही नहीं। हर काम के लिए तो टैक्स की जरूरत होती है। जो पहले हम लोग इसको 5 रुपए 6 रुपए किलो ले जाते थे, आज उसके दाम देखो 20 रुपए किलो हो गए हैं। इसके बाद में ही बढ़ेंगे बोल रहे हैं, तो हम लोग करेंगे क्या ये बताओ। प्याज अगर एक बार फिर से भाव खाने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ थोक महंगाई दर के ताजा आंकड़े भी अच्छे संकेत नहीं दे रहे। अप्रैल में 5.2 पर रही थोक महंगाई दर मई में बढ़कर 6.01% हो गई है, जो पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा है। महंगाई दर के बढ़ने का असर आलू समेत दूसरी सब्जियों पर भी पड़ा है। कई शहरों में तो आलू के दाम 25 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। सब्जियों के साथ फल भी आम लोगों की पहुंच से दूर हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्री महंगाई को जमाखोरी से जोड़ रहे हैं और महंगाई पर लगाम लगाने के लिए कड़े फैसले लेने की बात कह रहे हैं। That the situation on the economic front is challenging. We've had 2 continuous years of less than 5% growth. It's a sub 5% growth. You've had you have a higher level of inflation. Your tax buoyancies have come down, and therefore at this time you will require to take some decisions to make sure that the economy is put back on the track. भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आते ही उन लोगों के स्वर और सुर एकदम से बदल गए। पहले अच्छे दिन की लोगों को वायदा करा, अब उससे बच के निकलने की कोशिश करी जा रही है। 2 दिन पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से एक बयान दिया और कहा कि लोगों को कड़वी दवाई लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। और आज अरुण जेटली जी ये कह रहे हैं कि हम लोग जमाखोरों के खिलाफ होना चाहिए और महंगाई जमाखोरी की वजह से। बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की बड़ी वजह महंगाई भी थी। मोदी सरकार अगर महंगाई पर नकेल लगाने में कामयाब नहीं रही तो उसे मिला अपार जन समर्थन गुस्से में बदलने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। टीम न्यूज नेशन। तो अच्छे दिन क्या सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएंगे और महंगाई से 2-4 आम आदमी को होना ही पड़ेगा? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। बिजॉन मिश्रा हमारे साथ अर्थशास्त्री स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त। प्रियंका चतुर्वेदी हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, और जय नारायण व्यास भी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल मेरा बिजॉन जी से है। बिजॉन जी, जो तमाम दावे अभी हमने करते हुए और तमाम प्रयासों की बात करते हुए हमने अरुण जेटली को सुना, कमोवेश वो पुरानी सरकार जैसे ही सुनाई दे रहे थे। एक आम आदमी बड़े बड़े शब्द नहीं समझ सकता, लेकिन क्या जो वादा वो कर रहे हैं, जो कदम उठाने की बात कर रहे हैं, उससे फर्क कुछ पड़ेगा या महंगाई शॉर्ट टर्म में नहीं घटती? बिल्कुल पड़ सकता है। आप यदि सही ढंग से एक्शन लें, जैसे फॉर एग्जांपल हम बताएं, एफसीआई को तो बिल्कुल रिफॉर्म्स करनी चाहिए। एफसीआई को तो डिसमेंटल ही कर देना चाहिए। सबसे ज्यादा जमाखोरी तो वहीं हो रही है। पूरा मार्केट में सप्लाई इतने भर्रे से देना चाहिए कि
प्राइसेस का नियंत्रण एक इस ढंग से हो जाए कि आम आदमी उसको खरीद सके। जैसे आलू हुआ फॉर एग्जांपल, या प्याज हुए, यदि जितने गोडाउन में भर कर रखे हैं लोग, उनको बिल्कुल एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पे नियंत्रण लाना चाहिए। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं यूज करते हैं उपभोक्ताओं के पक्ष में। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हम नहीं देखते हैं कि उपभोक्ताओं के पक्ष में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को यूज कर रहा है। इतना बढ़िया कानून है उपभोक्ताओं को बचाने के लिए, लेकिन जो मर्जी आप स्टॉक कर लीजिए, जितना मर्जी आप स्टॉक कर लीजिए, आप जितना मतलब ब्लेम करना चाहे मॉनसून को, आप ब्लेम करना चाहे किसी को भी, आप ब्लेम करके निकल जाइए, आपको कोई पकड़ने वाला नहीं। यही मुद्दा अभी वित्त मंत्री ने उठाया। जय नारायण जी, आपकी सरकार की भाषा अगर आज देखें तो यूपीए सरकार पिछले साल जो भाषा का इस्तेमाल करती थी उसमें और आज के भाषा में कोई फर्क नहीं है। उस वक्त भी जमाखोरी को मुख्य वजह माना जाता था महंगाई के लिए। आपकी सरकार भी आज जमाखोरी को मुख्य वजह मान रही है। कैसे दूर करेंगे आप लोग? क्या बदल गया है पिछले साल और इस साल में? देखिए ये अगर कंपेयर करते हैं कि पिछली सरकार की भाषा ही वित्त मंत्री जी अभी बोल रहे थे जी, तो मैं इसके साथ सहमत इसलिए नहीं हूं कि हाँ, एक बात वित्त मंत्री ने जरूर की कि महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ने के कारण भी उन्होंने दिए, मगर इसके साथ कई उपाय भी उन्होंने अंडरलाइन किए हैं। जैसे प्याज लाई जाएगी, कैसे दिल्ली में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो एसेंशियल कमोडिटीज में जहाँ कहीं कमी है। जयनारायण जी, ये तमाम चीजें तो यूपीए सरकार भी करती थी, सरकार नहीं करने की परमिशन दी जाएगी। जयनारायण जी, ये तमाम चीजें यूपीए सरकार भी घोषणा करती थी। मदर डेयरी के जरिए किसी राज्य को डायरेक्ट इम्पोर्ट, मतलब एक मेरी बात सुन लीजिए एक सेकंड। मुझे माफ करें, लाइन ऑफ क्रेडिट किसी राज्य को इंडिपेंडेंटली नहीं दी जाती थी जी, और उन्होंने चावल रिलीज करने की बात कही है। मैं मानता हूँ ये भी एक बात अच्छी है। कैसे होगा? हम जब हमारी पहले पंचवर्षीय योजना बनी, इस देश में 50 मिलियन टन अनाज का उत्पादन करते थे। आज देखिए, 250 मिलियन टन अनाज, यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। और मैं आपके साथ जो प्रियंका जी साहब जुड़े हैं उनसे पूर्णतया सहमत हूँ। चलिए प्रियंका जी, क्या आपको नहीं लगता कि जिस भाषा का इस्तेमाल आप लोग पिछले साल कर रहे थे वही भाषा आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते दिखाई दे रहे हैं? यही कहा जाता था कि देखिए हमारी आबादी कितनी बड़ी, हमारा प्रोडक्शन कितना बड़ा है, सीजनल डिफरेंसेस हैं, इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है और जमाखोरी बहुत ज्यादा है, उस पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। आप लोग यही कहते थे, आज बीजेपी की सरकार यही कह रही है। फर्क कहाँ है? देखिए मैं यहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी कि लोगों को अभी भी महंगाई की मार लगी हुई है। हमने बहुत स्पष्ट तरीके से, बहुत सच्चाई से लोगों को जो तकलीफें थी लोगों के सामने पेश की। हमारी अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी ऑपोजिशन थी जिसने उसको एक इलेक्शन का मुद्दा बनाया। आज वही सरकार में बैठे हैं, वही बातें कर रहे हैं। मैं जय नारायण व्यास जी से कहूंगी कि वो बताएं उनकी बातों में और हमारी बातों में क्या अंतर था। लोगों को इतनी झूठी बातें कही गई, इतने झूठे वायदे किए गए और हम देख रहे हैं कि अब वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। अब दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, जेपी जी अपने भाषण में कहते हैं, अपने लोगों को संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि कुछ दाम बढ़े हैं। मैं उनसे पूछूंगी 32% प्याज और आलू का दाम बढ़ना, 20% फ्रूट्स का दाम बढ़ना, इतना चावल का दाम बढ़ना, 12% से ऊपर चावल का दाम बढ़ना, ये कुछ ही है? ये थोड़ा ही डिफरेंस है? या आम आदमी से पूछे कितना डिफरेंस है ये? बिल्कुल। जयनारायण जी, जयनारायण जी, प्रियंका जी से मैं बिल्कुल विदित कराना चाहूंगा कि आपने जो हमको विरासत दी है, 4.5% थी महंगाई का दर 2013 के मार्च में। आपने 2014 के मार्च में हमें विरासत दी 5.03% की। आपने हमको राइजिंग कर्व पे महंगाई दी है। अब एक महीने में सरकार अगर आपकी जो 3-4 सालों की जो बुराइयां हैं उसको ठीक कर ले, वो कतई उनके पास कोई ऐसी मेरा आपसे सवाल बस एक है, आम आदमी के लिए आप राहत कैसे लाएंगे? आप वही शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम यूज कर रहे थे, जब हम सच्चाई पेश कर रहे थे लोगों के सामने, तब आप लोग को बड़ी तकलीफ होती थी और आप उसको रैली का मुद्दा बनाते थे, इलेक्शन का मुद्दा बनाते थे। अब आप आम आदमी की राहत के लिए क्या काम कर रहे हैं? फर्क है, ये काफी फर्क है। आपने 100 रुपया तक प्याज पहुंची, तब तक दिल्ली में प्याज लाने का कोई इंतजाम नहीं किए थे।
अभी ये हो रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन तक की बात वित्त मंत्री जी ने कही है। आपने चावल फ्री मार्केट में रिलीज करके बैलेंस भाव को कोई प्रक्रिया नहीं की। जय नारायण जी, बुरा आज ये बात कही जा रही है। जय नारायण जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हर राज्य को अलग दी जा रही है। ये सब बीमारी के बाद उसे सुलझाने के या ट्रीटमेंट के तरीके हैं। अभी तक आप लोग मसले तक नहीं पहुंच रहे हैं और शायद यही वजह है कि आपकी भाषा और यूपीए की भाषा में कोई खास फर्क नहीं है। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन पहले जरा कुछ देर के लिए रुक रहे हैं। आप सब हमारे साथ बने रहें। सिर्फ भाषा की बात नहीं है, बात यहाँ तो मोदी की महंगाई परीक्षा है, लेकिन महंगाई के मोर्चे पर हर तरफ से घिरती दिख रही है मोदी सरकार, और राहत आने वाले दिनों में भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कमजोर मॉनसून की आशंका पहले से ही जताई जा चुकी है और उस पर इराक में चल रहा गृह युद्ध भारत की आर्थिक सेहत पर और भी ज्यादा असर डाल सकता है। कमजोर मानसून की आशंका और इराक में बढ़ता तनाव, संकेत साफ है, मोदी सरकार के लिए आने वाले दिन अच्छे नहीं, मुश्किलों भरे हैं। प्याज और दूसरी सब्जियों के चढ़ते दामों को लेकर बैकफुट पर आई मोदी सरकार को अभी दूसरी कई चुनौतियों का सामना करना है। इराक में सरकार और सुन्नी विद्रोहियों के बीच चल रहे घमासान ने दुनिया भर में तेल संकट बढ़ा दिया है। कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $113 तक पहुंच गई हैं। उधर डॉलर के मुकाबले कमजोर होता रुपया कोड़ में खाज का काम कर रहा है। साथ ही मानसून की सुस्त चाल, मतलब साफ है, महंगाई अभी और बढ़ेगी और साथ ही मोदी की मुश्किलें भी। अभी WPI 6.01% और रिटेल इन्फ्लेशन CPI 8.3% चल रही है। अब इसके साथ जोड़िए आप अल नीनो की वजह से कम मॉनसून का इम्पैक्ट, क्योंकि फूड आउटपुट, फूड ग्रेन की प्रोडक्शन कम होने की संभावना है। साथ में आप ऐड कीजिए इराक क्राइसिस की वजह से क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो $113 पर बैरल हुआ पड़ा है और $60 से ऊपर हुआ पड़ा है। ये चीज़ें मिलके महंगाई को आने वाले समय में और बढ़ाने की बहुत बहुत उम्मीद है। महंगाई से फिलहाल रिलीफ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। उधर रेल मंत्री ने भी यात्री किराया और माल भाड़ा बढ़ाने के संकेत दिए हैं। मतलब साफ है, अच्छे दिनों के संकेत दूर दूर तक नहीं। जिस महंगाई को लेकर बीजेपी कभी यूपीए सरकार पर हमले करती रही, उसी महंगाई को हथियार बनाकर विपक्ष अब बीजेपी की सरकार पर वार कर रहा है। देखिए, ये बात तो हम लोग चुनाव के समय भी कहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती रही कि कुछ न कुछ वो चमत्कार दिखाएंगे, नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे फौरन महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन उस समय भी जो अर्थशास्त्री थे और हम लोग भी जो सत्ता में थे, इस बात को महसूस कर रहे थे कि एकाएक महंगाई पर नियंत्रण करना किसी के बस में नहीं। लेकिन चूंकि उस समय चुनाव जीतना था, तो जो भी जनता को भ्रमित करने के लिए आश्वासन दिया जा सकता था वो दिया गया। अल नीनो की वजह से कमजोर मानसून की भी आशंका जताई जा रही है। जानकारों की माने तो खराब मानसून का असर फसलों के उत्पादन पर पड़ेगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ी तो मोदी के आर्थिक विकास के प्लान पर पानी फिर सकता है। ऐसे हालात में मोदी सरकार के लिए अच्छे दिन लाने का वादा पूरा करना मुश्किल होगा। टीम न्यूज नेशन। जय नारायण जी, अच्छे दिन का वादा तो आप कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीजें होती जा रही हैं, कुछ ऐसी ही बातें यूपीए सरकार के दौरान हम सुनते रहे हैं। अब लगता है आप भी यही सुनाएंगे हमें। भाई, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के हिसाब से तेल की कीमतें बढ़नी है, डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ना है, बड़ा लाजमी है। बताइए जरा, अच्छे दिन कहाँ आएंगे साहब? देखिए, आपकी बात मैं समझ सकता हूं। आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है वो भी मैं समझ सकता हूं। हर गृहिणी के लिए इसका क्या मतलब है वो भी मैं समझ सकता हूं। मगर आप ये बात समझने की कोशिश किए कि किसी भी आपत्ति का सामना करने के लिए पहला जो कदम है वो उसका आपत्ति का स्वीकार करना है, और वो स्वीकार करके उसके सामने फिर एक ब्लूप्रिंट ऑफ एक्शन तैयार करके लगना है। मैं समझता हूँ वित्त मंत्री जी ने आज ब्लूप्रिंट ऑफ एक्शन जो तय की है जी, एक असर उससे भी होगी। और मैं आपके साथ यूपीए सरकार ने 100 दिनों में महंगाई खत्म करने का दावा किया। राज्य सरकारों को करना चाहिए और सख्ती से करना चाहिए। अब इसमें मैं आपसे बस इतना ही पूछूंगा, 100 दिनों में यूपीए सरकार ने महंगाई पर लगाम कसने की बात कही थी। 100 दिन छोड़ दीजिए, 5 साल में नहीं हो पाया।
आप भी कोशिश कर रहे हैं, यूपीए सरकार भी हमेशा कहती थी हम कोशिश कर रहे हैं। अंततः पैसे तो हमारी जेब से जा रहे थे जयराम जी, आज भी जाएंगे, तो अच्छे दिन कहां आए? नहीं, बात समझता हूं मैं आपकी। मैं ये नहीं कहने का प्रयत्न कर रहा हूं कि जैसे यूपीए सरकार ने 100 दिन की बात करके 5 साल तक लटकाए रखे, वो हम नहीं करेंगे। आप कितने दिन की डेडलाइन सेट करेंगे? ये डिफेंस उपलब्ध भी नहीं होना चाहिए। मगर आप कितने दिन की डेडलाइन सेट करेंगे ये जो तो बताइए। विरासत हमें मिली है वो 1 महीने में अगर आपत्ति आती है तो आपत्ति 1 महीने की सरकार जिस तरह से सामना कर रही है उसकी सराहना होनी चाहिए। प्रियंका जी, उसकी जगह से आज आप अच्छे दिन नहीं आने वाले की बात करके, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छे दिन नहीं आएंगे, हम खड़ा कर ना करें। जी प्रियंका जी, मिलकर इसका प्रियंका जी, मुझे विश्वास है। देखिए बीजेपी यही कहेगी कि अच्छे दिन उन्होंने ये नहीं स्पेसिफाई किया था आम आदमी के लिए आएंगे। अच्छे दिन आए हैं, अदानी जी के लिए आए हैं, अंबानी जी के लिए आए हैं, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनके लिए आए हैं। आम आदमी के लिए वो लोग यही बातें करते रहेंगे जो बात बनाते आए हैं कि हम कोशिश करें। अगर ब्लूप्रिंट बनना था, ये ब्लूप्रिंट आपको ऐसा नहीं है जयनारायण व्यास जी कि आपको आर्थिक स्थिति का खबर नहीं थी जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे। आप सब जानते थे, कुछ चीज छुपी नहीं थी। क्या ब्लूप्रिंट था, क्या एक्शन है आपका इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए? आपने कुछ ब्लूप्रिंट नहीं बनाया है। आपके सामने अभी एक आपत्ति दिख रही है, आप उसका डैमेज जैसा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी नहीं व्यास जी, ये कोई ब्लूप्रिंट नहीं हुआ, ये कोई एक्शन प्लान नहीं हुआ, और अभी आने वाले समय में भी और दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। अपने वित्त मंत्री से हम रिक्वेस्ट करेंगे, दरखास्त करेंगे कि उस पर ध्यान दें। चलिए, आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बात तो तय है, चाहे कुछ भी कर लीजिए, महंगाई एक ऐसी बीमारी है जो कम से कम हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ समय के लिए तो रहेगी ही, सरकार चाहे किसी की भी रहे। तैयार रहिए इस बोझ को अपनी कमर पर ढोने के लिए, क्योंकि दिक्कतें बढ़ने वाली है। आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।